नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। तो चलिए पहले बात करते हैं बदलते मौसम की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है और वहीं पर सर्द हवाओं में जम्मू कश्मीर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्दी अब अपने पूरे शबाब पर है। धुंध, कोहरे और साथ ही साथ सर्द हवाओं से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो 29 से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अंदेशी है वो जताई है, यानी कि एक बार फिर जो ठंड है वो हमें देखने को मिल सकती है, बारिश हो सकती है और साथ ही साथ बता दें अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों की तो बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। धुंध, कोहरे और सर्द हवाओं से लोग परेशान एक तरफ जहां नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है तो उससे काफी ज्यादा जो ठंड है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जितनी भी मैदानी इलाके हैं वहां पर धुंध देखने को मिलेगी और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला जब शुरू होता है तो ज्यादा तादाद में लोग जम्मू कश्मीर का रुख करना शुरू कर देते हैं। सैलानी जो है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। बदलते मौसम के साथ साथ अब तापमान में जो गिरावट है वो हमें देखने को मिलती है और खासकर बात करें दोपहर में भी तो दोपहर में भी मैदानी इलाकों में जो धुंध है उसका कहर देखने को मिलता है और सूरज भी निकलता हुआ जो है वो हिचकिचा रहा है। आपको ये बताएं कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसके बाद से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि 29 के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की पूरी संभावना है। 29 से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी और जिसकी वजह से बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और जम्मू कश्मीर में बात करते हैं चिले कलां की, तो चिले कलां की भी शुरुआत हो चुकी है और चिले कलां के शुरू होने से ही 40 दिन की जो ठंड है उसका असर जहां कश्मीर में देखने को मिल रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम सुबह के समय और रात के समय हो जाती है जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे भी हमें देखने को मिलते हैं और विजिबिलिटी कम होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी उन चालकों को आती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हुए नजर आते हैं। हालांकि प्राइवेट गाड़ियों वाले भी जो है उन्हें काफी परेशानियां होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये तवी ब्रिज की है जहां पर आप कोहरे से लिपटा हुआ ये ब्रिज देख रहे हैं जहां कोहरा ही कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है। ऋतिका से जानते हैं। ऋतिका, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जब सर्दी में बढ़ोतरी होती है तो जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसानों को भी काफी परेशानी इससे होती है। तो पहले आम लोगों की बात करेंगे, आम लोगों को किस तरीके से जो परेशानी है वो उस ठंड की बढ़ोतरी से हो रही है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त घने कोहरे की चादर के तले ढका हुआ है। जम्मू में अगर बात की जाए दिन की शुरुआत जो है वो घने कोहरे से ही होती है और आज की अगर मैं बात करूं सुबह से ही धुंध छाई हुई है। कोहरे की वजह से हर तरफ लोगों को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिक्कत किसी को आती है तो वो है जो लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। बहुत से ऐसे इलाके हैं खासकर नेशनल हाईवे से होकर जाने वाले जो भी व्हीकल्स हैं वो ऐसे रास्तों से भी निकल के जाते हैं जहाँ पे सड़कों पे कोहरा जम जाने की वजह से गाड़ियों के स्लिप होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज्यादातर गाड़ियों को ये भी एडवाइस दी जाती है कि वो लोग चेन वगैरह जो है स्किड चेन जो है वो जरूर अपने पास रखें। इसे कहीं ना कहीं कंपल्सरी किया गया है ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे बर्फबारी हो रही है और गाड़ियों के स्लिप होने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे जम्मू में भी अलग अलग जगह पे लोग आग जला के खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। बिल्कुल ऋतिका, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी किया गया है वहीं पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो सड़क हादसे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस बीच ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, खासकर मैदानी इलाकों में जहां पर धुंध का ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है वहां पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़े हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं ट्रैफिक पुलिस की बात करूं इतनी ठंड होने के बावजूद, घना कोहरा होने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां जो हैं वो अपनी ड्यूटीज पे तैनात हैं। उनकी तरफ से तमाम गाड़ियों पे नजर रखी जा रही है कि किसी की ओवर स्पीड ना हो या फिर कहीं पे भी ट्रैफिक ना हो जाए, जिसके चलते वो अपनी ड्यूटी पे तैनात देखे। और जम्मू में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं पिछले 4 साल के आंकड़े के साथ कंपेरिजन किया जाए तो उस हिसाब से इतना डाउन टेम्परेचर अभी तक नहीं गया है, परंतु बीते शनिवार का जो तापमान था वो
ये अब तक के इस ठंड का सबसे कम तापमान माना गया और सबसे सर्द रात भी मानी गई है। तो आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक ये तापमान और नीचे जाएगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे रितिका मेरा ये रहेगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो किसानों पर पड़ता है, एग्रीकल्चर पर पड़ता है। तो ठंड में बढ़ोतरी होने के बाद से किसानों को किस तरीके से असर हो रहा है उनकी फसलों को? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोहरे का असर सीधा सीधा किसानों पे जरूर पड़ता है, परंतु इस वक्त जो फसलें लगाई गई हैं कहीं ना कहीं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं, ताकि जो सर्दियों का इस वक्त समय चल रहा है और लोगों को इस वक्त खेतों में फिलहाल के लिए अपनी फसल पे ध्यान रखने के अलावा फुर्सत नहीं है। काफी ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनसे बातचीत की गई, उनका कहना है कि अगर बीच में बारिश होती है तब हो सकता है कि थोड़े मौसम में उनको राहत मिल जाए, उनके कार्य जो रुके पड़े हैं वो सुचारू रूप से हो पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बच्चों को भी अब जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो पड़ गई हैं, और उसकी तरफ से जहां दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदेशे जताए जा रहे हैं, वहीं देखना होगा कि 29 के बाद से जम्मू कश्मीर में मौसम किस तरीके से करवट बदलेगा। तो चलिए बात करते हैं रामबन की। रामबन में जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ निर्माण कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ उसी निर्माण कार्य का जो पूरे तरीके से लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी सड़क पर फेंका जा रहा है निर्माणाधीन का सड़क का मलबा, और प्रशासनिक अनदेखी की वजह से छालगढ़ी पोगल मार्ग की खस्ता हालत बन गई है, और सरगाली के में बनाई जा रही सड़क का पूरा मलबा दूसरी सड़क पर फेंका जा रहा है। यानी कि अगर इस कहावत को कहा जाए कि आगे दौड़ पीछे छोड़, तो ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है कि जिस तरीके से प्रशासन आगे डेवलपमेंट कार्य कर रहा है, यानी कि विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो सड़कें पहले की बनी हुई है वहां पर इन विकास कार्यों का मलबा फेंका जा रहा है। और इस बीच रामबन में जो दूसरी सड़क के निर्माण कार्य का काम किया जा रहा है, उसमें कि आपको ये बता दें कि जो इलाके से प्रभावित हो रहे हैं वो शालगढ़ी पोगल मार्ग की हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि प्रशासनिक अनदेखी की वजह से छालगढ़ी से लेकर पोगल मार्ग जो है वहां पर जितना मलबा है बाकी सड़कों के निर्माण कार्य का वो उस सड़क पर फेंका जा रहा है, जिसके बाद से प्रशासनिक अनदेखी से यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरगाली के पास जो ये सड़क है वो बनाई जा रही है और उसका मलबा दूसरी सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों का ये कहना है कि अगर नए कार्य किए जा रहे हैं तो जो पुरानी सड़कें बनी है उसकी मरम्मत और उसकी देखभाल की भी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ पूरे तरीके से अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं प्रशासन की, तो जहां पर नए विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो जो पुराने कार्य हो चुके हैं उनकी मरम्मत या फिर उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस के लिए अभी तक यहाँ रामबन में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मलबा किस तरीके से सड़क पर फेंका गया है, और ये जो मलबा फेंका गया है सड़क पे, ये बाकी सड़कों के निर्माण कार्य का जो मलबा है वो इस तरीके से फेंका गया है, जहां पर ये जो बनी हुई सड़क है इसके भी टूटने के अंदेशे हैं, इसकी भी मरम्मत करवाने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। लेकिन प्रशासन नई सड़कें तो बना रहा है, लेकिन जो पुरानी सड़कें बनी हुई है उसकी मेंटेनेंस को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर नदीम जुड़ चुके हैं, नदीम से जानते हैं। नदीम, आपसे पहला ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तस्वीरें साफ बता रही हैं कि नई सड़क बनाई जा रही है लेकिन पुरानी सड़कों पर जो है वो मलबा फेंका जा रहा है, यानी कि नए विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन जो पुराने काम हुए हैं उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल पलवी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले तो मैं सड़क का नाम बताना चाहूंगा। जो ये रोड है पीएम जसवाई की रोड है, शालगढ़ी पोगल सड़क जी, जहां हम देखें कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर इस रोड की लेंथ है। और यहाँ पर यही चीज जो है मेरे जहन में आ रही है कि वो कहा जाता था कि आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी ये चीज की जो आपके पास पुराने काम है आप उनको मेंटेन कर नहीं रहे, उनका ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन नए काम नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर रहे हैं और उनका काम भी चल रहा है। रफ्तार भले ही उनमें तेज हो, लेकिन जो आपके पास एग्जिस्टिंग आपके पास एस्टेब्लिशमेंट है अगर उसका आप ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप नए तक पहुंचेंगे कैसे जब आपके पास पुराने वाले अवेलेबल होंगे नहीं।
तो अगर ये रोड की जो तामीर हो रही है टुवर्ड सरगली, अगर इस सरगली रोड का काम चल रहा है, लेकिन सरगली रोड तक पहुंचने के लिए आपको शालगढ़ी पोगल रोड पर सफर करना है, लेकिन जब आप उस रोड का ख्याल नहीं करेंगे, अगर वो रोड आपके पास मोटरेबल नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी वाली जो रोड है उसको तामीर करना फजूल है। अगर जो वहां के हम लोगों की बात करें तो लोगों के सामने कई तरह की दुश्वारियां हैं। देखिए, पोगल का इलाका है और वहां पे स्नो बाउंड एरिया है। जब हम देखते हैं बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं बर्फ जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, परेशानियां लोगों के सामने रहती है। और अब हम देख रहे हैं कि इस पोर्शन पर भी इसी तरह का हाल होने वाला है, क्योंकि जब पानी गड्ढों में जमा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे फ्रीज हो जाएगा पानी, तो गाड़ियों का फिसलन और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का काज बन सकता है। ये जब लोगों से हम बात कर रहे थे, वहां के लोगों से, तो उनका यही कहना था कि जो डिपार्टमेंट काम करवा रहा है, हमने उससे इल्तिजा तो की थी कि जनाब आप मलबा सड़क पर न डालें, और जिस तरह से दीवारों को आपने नुकसान पहुंचाया है, जो रोड सरफेस जहां मैग्नेमाइज किया गया था इस रोड को, उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। तो आप उस चीज को जहन में रखें, क्योंकि देखिए अगर मौसम करवट लेता है और डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि पोगल के इलाके में बर्फबारी होगी, तो उसके बाद कई तरह की परेशानियां हो सकती है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि लोगों के सामने परेशानियां है, जो एग्जिस्टिंग सरफेस उनके पास थी, जो रोड जिस पर वहां के लोग गुजरते थे, जहां गाड़ियां चलती थी वहां की, अब कहीं ना कहीं मुश्किलात में पड़ सकते हैं वो लोग। जब बर्फबारी होगी, वहां पे जो पानी इन गड्ढों में जमा होगा, फ्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं सड़क हादसा को भी एक हिसाब से कहें हम कि दावत दी जा रही है। जो भी कंसर्न एजेंसी वहां पे एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो रोड बना रही है, तामीर कर रही है टुवर्ड सरगली, और जहां हम देखें लोगों के सामने परेशानियों के अंबार है, लेकिन अब तब उन लोगों की आंख खुलेगी, चाहे अब पीएमजीएसवाई की बात करें जिनकी रोड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उस एजेंसी जो इस काम को, इस सरगली वाली रोड को तामीर कर रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर नदीम की जिस तरीके से सड़क का कार्य किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शालगढ़ी से लेकर पोगल मार्ग जो है, जिसकी हालत खस्ता बनी हुई है, ये कितने किलोमीटर तक का मार्ग है जो कि इस तरीके से हमें गड्ढों से भरा हुआ देखने को मिल रहा है, और कितने साल पहले ये सड़क बनाई गई थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं पल्लवी, क्योंकि ये सड़क तो लगभग 10 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है फेज फर्स्ट का काम है, फेज सेकंड का काम है, कुछ दीवारों का काम रहता है, कलवर्ट्स का काम रहता है, फिर मैग्माइजेशन का, जीएसबी डब्ल्यूबीएम का काम चलता है, तो काफी देर लग जाती है। लेकिन पिछले 4 साल या 5 साल की अगर हम बात करें तो फुल्ली मैग्माइज ये रोड थी। कहीं अगरचे दिक्कतें थी, लेकिन अब एक बड़ा पार्ट इस जो नई रोड वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जिस रोड का काम चल रहा है टुवर्ड सरगली, उस रोड की वजह से अगर 200 मीटर इसका स्ट्रेच अगर खराब होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि 200 मीटर स्ट्रेच नहीं है, लेकिन ये पूरी रोड पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अगर इस पोर्शन से आगे आपको 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलना है, वहां पर जब आपकी गाड़ियां क्रॉस नहीं हो पाएंगी, 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस रोड का, शालगढ़ी जो पोगल रोड है, और जब बर्फबारी होगी तो उन लोगों को वो जो इससे आगे वाले 2 किलोमीटर है, वहां से आगे सफर जो है पैदल तय करना पड़ेगा। चाहे आप बाजार की तरफ आ रहे हैं, चाहे आप तहसील हेडक्वार्टर्स की तरफ आ रहे हैं, या फिर वापस जा रहे हैं, परेशानी दोनों सूरतों में आपके सामने है। अब जल्दी इस बात की डिपार्टमेंट को करनी चाहिए कि वो इस रोड की हालत को सुधारे मौसम खराब होने से पहले, ताकि वहां के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल, और वहीं पर आप सड़क की जो तस्वीरें हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सड़क की खस्ता हालत बनी हुई है, और सरकार जहां पर पहले नई सड़कों के निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन जो पहले की बनी हुई सड़कें हैं उसकी मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ नजरिया है सरकार का, वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जम्मू डिवीजन की सांबा डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रग्स का हॉटस्पॉट, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट दिन ब दिन बनती जा रही है, जहां पर ये तस्कर आए दिन ड्रग्स की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर 2022 में ड्रग्स के कारोबार पर सीमावर्ती जिले में करारी चोट यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कई तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं, और नशे के आदियों को यहां पर सही राह दिखाने की सरकार द्वारा कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हॉटस्पॉट ये पूरा यहाँ सांबा का जितने सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी हमें ड्रग्स देखने को मिल रहे हैं, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, और सांबा एक तरीके से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है इन ड्रग्स के कारोबारियों के लिए। हालांकि बात करते हैं सांबा पुलिस की, तो सांबा पुलिस आए दिन इन कारोबारियों को पकड़ती आ रही है, जो तस्कर है इनको पकड़ती आ रही है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इन पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लूप होल यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हमें कोई ना कोई ड्रग्स की डीलिंग करता हुआ पकड़ा जाता है। और वहीं पर सांबा में अब जो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है ड्रग्स का, इसको लेकर किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, और जो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश है, और
खासकर बात करें उन पर कार्यवाही की, तो उन पर कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ वो लोग जो कि इस ड्रग्स के नशे के आदी हो चुके हैं, उनको सही राह दिखाने के लिए किस तरीके से कार्य करेगी पुलिस, या खासकर बात करते प्रशासन की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेकर किस तरीके से कदम उठाने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2022 के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 2022 में कोई एक ऐसा ही दिन रहा होगा जब कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया होगा, लेकिन आए दिन हमें यहाँ पर अवैध तरीके से ड्रग्स की डीलिंग होती हुई नजर आती है। वहीं पर अब सांबा इसका हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो चलिए आइए, वहीं पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए ऋषि जुड़ चुके हैं और ऋषि से जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये इसको लेकर अभी तक पुलिस ने कदम उठाए हैं। ऋषि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सांबा अब एक तरीके से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां पर पुलिस आए दिन तस्करों को पकड़ती हुई नजर आती है और ड्रग्स की जो डीलिंग है वो सांबा में बहुत बढ़ती जा रही है, खासकर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कारण क्या है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां के लोग ये ड्रग्स तस्करी में और खासकर ड्रग्स के नशों में कैसे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर सांबा जिला की ओवरऑल बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स का जो नशा है, घातक नशा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और कई युवा इसमें जो वो पूरी तरह से इंडल्ज होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो नशा तस्कर है, जो आप ये कह सकते हैं कि इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कई बार हमने देखा कि यहाँ पर नशा तस्करों की धरपकड़ जो वो की गई है। कुछ ऐसे एरियाज है जो लगातार यहाँ पर रेड जोन एरियाज बने हुए हैं, हॉटस्पॉट एरियाज बने हुए हैं, जैसे बड़ी बमना का बलोल का इलाका है, सरोर अड्डा इलाका है, या फिर सांबा का चकमंगा गुजरा इलाका, मनोर गोपाला इलाका, या विजयपुर का रकरोटिया इलाका, मलानी इलाका, राजपुरा का, ये ऐसे हॉटस्पॉट है। यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के जो शरारती तत्व है वो यहाँ पर रहकर धड़ल्ले से नशा तस्करी का कारोबार कर रहे हैं। वो यहाँ तक डिलीवरीज को पहुंचाते हैं, यहाँ से वो बाहर लेकर जाते हैं और युवाओं को अपने साथ वो जोड़ रहे हैं, लंबी चेन बनाते नजर आ रहे हैं और युवाओं की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है। लेकिन लगातार सांबा जिला के लोगों ने एक सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर खड़ा कर दिया कि लगातार यहाँ पर नशा तस्करी जो वो बढ़ती जा रही है, तस्कर हावी हो रहे हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उसी को लेकर अब पुलिस ने एक एहतियातन तौर पर एक बड़ा स्टेप जो वो लिया है कि नशा तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने की पुरजोर कोशिश हम करेंगे और वो कोशिश पुलिस ने शुरू की है। तस्करों की धरपकड़ भी की जा रही है, लेकिन आपने सुना होगा कि इससे पहले जब कोई नशा करने वाले जो एडिक्ट्स होते थे वो पुलिस जो वो उनके तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उनसे कोई रिकवरी नहीं होती थी। लेकिन अब अगर नशा तस्कर के साथ साथ अगर नशे का कोई आदि पकड़ा जाता है, नशे की हालत में आता है, उससे रिकवरी भी नहीं होती है, तो उसे भी एज ए प्रिवेंटिव मेजर जो वो अरेस्ट किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है तो इन्वेस्टिगेशन ये की जाए कि उनसे पूछा जाए कि आपका लिंक कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन कौन से तस्कर इसमें हावी है, कहाँ से वो डिलीवरी लाते हैं, आपके तक पहुंचती है। तो उनके साथ जो पुलिस फिर उन तमाम लोगों तक पहुंच रही है, नशा तस्करों तक पहुंच रही है और खासतौर पर इन हॉटस्पॉट एरिया तक पहुंच रही है ताकि नशा तस्करों की भी धरपकड़ जो वो बड़े एक लेवल पर की जाए। तो उसी का आप ये कह सकते हैं कि एक अभियान जो पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया हुआ, उसमें हम पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, यानी साल 2022 का अब आखिरी चरण है। तो इसमें हम कई सफलताएं पुलिस को हाथ लगते देख रहे हैं। खासतौर पर नशा तस्करों की धरपकड़ तो की जा रही है, रिकवरीज की जा रही है। 2 दिन पहले भी लगभग 8 से 9 लाख का जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है ये बॉर्डर इलाके से जो वो रिकवर किया है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि बॉर्डर इलाके में ज्यादा इसका प्रचलन बढ़ा है, तो वहां पर भी पंजाब से आए तस्कर यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। तो मैं जिक्र ये कर रहा हूँ कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों तरह के जो तस्कर हैं यहाँ पर हावी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो युवा पीढ़ी लगातार इसके चंगुल में फंसी है, युवाओं को किस तरह से इससे मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। और खासतौर पर यहाँ के जो एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी हैं, उनको जो दिशा निर्देश ऊपर से हायर अथॉरिटी के हैं, उसी को लेकर वो खुद जो वो निकलते हैं। हालांकि आपने एक बड़ा काम सुना होगा कि ऑफिसर बड़े रैंक के जो होते हैं वो फील्ड में इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो वो लगातार अलग अलग इलाकों में जब कोई इनपुट ऐसे हाथ लगता है, वो अपनी टीम के साथ यानी अलग अलग पुलिस जुडिक्शन जो है वो उनको साथ लेकर चलते हैं और रेड करते हैं। कवरेज की जा रही है नशे की, इस तरह का मटेरियल रिकवर हो रहा है। तो लेकिन वहीं पर ऋषि एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि तस्करों को पकड़ा जा रहा है, जो नशा करते हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन वहीं पर रिहैब सेंटर्स की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑपरेटिंग रिहैब सेंटर्स कितने हैं जहां पर अगर ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है ड्रग्स डीलिंग का और यहाँ पर लोग ड्रग्स भी कर रहे हैं, तो उस बीच आपको रिहैब सेंटर्स को ऑपरेट करना भी जरूरी है वहां पे। बिल्कुल
बिल्कुल, रिहैब सेंटर की बात करें तो पुलिस के अपना खुद का रिहैब सेंटर गुड़स लातिया में खुला हुआ है और उसी के साथ सलमेरी इलाका वहां पर भी एक रिहैब सेंटर है। लेकिन हमने रिहैब सेंटर से भी कुछ युवाओं को वापस आते देखा है और वो कुछ दिनों के लिए जो वो ठीक रहते हैं, लेकिन रिहैब सेंटर में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो दोबारा से इस लाइन में आ रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं इसकी जो मेन जड़ है उसके तक पुलिस को पहुंचना होगा। अगर मेन जड़ को काट दिया जाता है तो फिर युवाओं की जिंदगी जो वो बच जाएगी। लेकिन युवा जो उनके संपर्क में फिर से आते हैं तस्करों के, और देखिए उनका मॉडस ऑपरेंडी साफ तौर पर नजर आता है जो तस्कर है कि हमने यहाँ से इलीगल गोरखधंधा करके ये आप ये कह सकते हैं कि काला पैसा कमाना, ब्लैक मनी कमानी है। लेकिन वो इसलिए युवाओं को लगातार इसमें नजर आ रही है क्योंकि एक तो वो पैसा कमा रहे हैं, ब्लैक मनी आप ये कह सकते हैं, लेकिन इनको ऐसी लत लगाई गई है कि जब वो एक बार इस नशे में आता है तो अगर उसको दोबारा नशा नहीं मिलता है तो उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। हमने इस तरह के कई ऐसे केसेस देखे हैं। तो उसी कड़ी को लेकर पुलिस ने अपना ये अभियान शुरू किया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये अभियान कितना रंग लाता है। हालांकि हर दिन हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है। हम भी देखते हैं कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती है, यहाँ पर पुलिस की टीमें इन तमाम ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज में पहुंचती है और वहां नशा तस्कर बाहर करते हैं या वहां तक नशा पहुंचता है, वो वहां अपने इलाकों में युवाओं को बुलाकर वहां नशा उनको जो वो कंज्यूम करवाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज पुलिस उनके खिलाफ शुरू करती है। अब देखना है कि नशा मुक्त समाज या नशा मुक्त आप सांबा जिला कह सकते हैं तो वो कब तक होता है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस अपनी इस तरह की एक्टिविटीज कर रही है, ये जारी रहेगी, ना सिर्फ 1-2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बल्कि 24/7 पुलिस को यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है और इस तरह का काम करने की जरूरत है ताकि युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना हो और नशे को समाज से खत्म किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि सांबा जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है ड्रग्स का, और उसको लेकर अब पुलिस द्वारा भी पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार से लोन हासिल कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके जम्मू कश्मीर के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके उत्पादों की बिक्री को एक बड़ा मौका दिया गया है। SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से इन उद्यमियों के लिए जम्मू हाट में एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन आज उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने किया है। और इस प्रदर्शनी में हैंडलूम सहित अन्य उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें कि लोग बेहद दिलचस्पी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। की जो एग्जीबिशन है, ये जो बेनिफिशरीज हैं हमारे, जो कि इस कॉरपोरेशन द्वारा जिनको लोन उपलब्ध कराया जाता है, भारत सरकार के 6 जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो विशेष तौर से कमज़ोर वर्ग के लिए बने हैं, तो उनको लोन्स इस कॉरपोरेशन के थ्रू दिए जाते हैं। उसमें जो है वो भारत सरकार का शेयर रहता है और कुछ अंशदान इनका भी रहता है। तो आपने देखा कि इसमें बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और लगभग 300 करोड़ का लोन जो है ओवरऑल दिया जा चुका है इन लोगों को। और इसमें आपने देखा कि लोन ज़्यादा अमाउंट के नहीं हैं, लेकिन यह है कि उनके लिए जो कारीगर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उनको बहुत मदद मिली है और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। तो मैं एक तो अपील करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि आएँ, इसको एग्जीबिशन को देखें और यहाँ इनका सामान जो कि वाकई बहुत ही अच्छे स्तर का है उसको ख़रीद कर इनका उत्साहवर्धन करें। और बाकी लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं इस कॉरपोरेशन के पास अपनी स्कीम्स को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, तो उनका स्वागत है और उनकी जो है वो हम लोग हर प्रकार से मदद करेंगे। ये कॉरपोरेशन एजुकेशनल लोन्स भी देती है भारत में और विदेश में पढ़ने के लिए। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने डंसाल ब्लॉक की कन्याला पंचायत में स्थित सेना के इम्यूनिशन डिपो की यहां पर स्थानीय युवाओं को भी भर्ती करने की मांग की है। अनिल शर्मा ने इस बाबत स्थानीय लोगों को साथ लेकर सेना के संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। अनिल शर्मा के मुताबिक इस डिपो में बाहरी युवाओं की भर्ती की जाती है और अपनी जमीनें देने वाले स्थानीय लोगों के बच्चों को कोई मौका नहीं मिल रहा है।
उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से इस डिपो के लिए कम से कम 25% स्थानीय युवाओं की भर्ती की मांग की है। मेरी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी से पुरजोर अपील है, विनती है, प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे आपको पता ही है कि पहले ही 3 दशकों से हम लोग जो है मिलिटेंसी जहां पे झेल रहे हैं, हम लोग बड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम जहां पे झेल रहे हैं और हमारे बच्चों का एक कोटा फिक्स जो है अम्युनिशन डिपो के अंदर किया जाए। वो कोटा कम से कम 25% होना चाहिए कि जहां जो लोकेलिटी के अंदर जो जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसके रेडियस के अंदर उन बच्चों को जो है मुलाजमियत 25% कोटा जो है वो आर्मी जो है अम्युनिशन डिपो वाले फिक्स करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करे ताकि इनके बच्चों को मुलाजमियत जो है वो मिल। मनहास का आईपीएल में चयन होने पर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। अविनाश सिंह के माता पिता का पैतृक गांव अखनूर के प्रगवाल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके माता पिता ने गांव में पहुंचकर सबसे पहले अपने कुलदेव के यहां पर माथा टेका और वहीं पर गांव वालों ने अविनाश का चयन आईपीएल में होने पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अविनाश अच्छा प्रदर्शन करेगा और साथ ही साथ बहुत जल्द वे उसे इंडिया टीम में भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो सबको होती है, ऑब्वियस है, खुशी तो होगी। तो मेहनत काफ़ी की है भाई ने, ये नहीं कि मेहनत नहीं की है, मेहनत तो करते हैं सब, करते रहोगे तो सबको सब ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ के रहने वाले हम गांव के, पापा पहले यहाँ के थे, काफ़ी स्ट्रगल किया, पापा ने भी मेहनत की है, हमें फिर वहाँ पढ़ाया लिखाया, जो भी किया जहाँ तक पहुँचाया वो पापा ने ही पहुँचाया। तो खुशी है कि विराट कोहली की टीम में गया, तो देखेंगे आने वाले टाइम में क्या पता इंडिया भी खेलेगा, वो ये होप होनी चाहिए कि इंडिया खेलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, जिस हिसाब से इन्होंने स्वागत किया काफ़ी अच्छा लगा। तो खुशी है, सबको खुशी। मैं बच्चे वास्ते गया शहर चली गया, मैं उधर काम काज किया, गड्डी शड्डी चलाता रहा, तो नहीं चलो बच्चे पढ़ाया लिखाया, चलो इन्हें मेहनत भी की है बच्चे ने बड़ी बेचारे ने। मैं तो अं बाहर भेजने के चक्कर में चाह तो इसी शौक इधर हा भाई मैं क्रिकेट गया खेलनी, क्रिकेट गया खेलनी, हूँ यदा नाम आई है तो विराट कोहली टीम में गया। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।